राहुल गांधी को हाल ही में कन्विक्ट किया गया एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक गुजरात कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। इसे देखकर देश भर की अपोजिशन पार्टी खड़ी हुई और अपोजिशन लीडर्स ने साथ में मिलकर कहा कि दिस वॉज द ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा सके। पार्लियामेंट में वो रिपीटेडली अडानी के खिलाफ एलिगेशंस उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इन सब का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी ने आखिर में ओबीसी सेक्शन को अब्यूज किया देश में और इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। क्या है सच्चाई यहाँ पर? आइए इस डिफेमेशन केस को गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। बात है 2019 के लोकसभा इलेक्शन की। राहुल गांधी कर्नाटका में एक इलेक्शन रैली कंडक्ट कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चोर करके पुकारा। अब क्योंकि ये पूरा डिफेमेशन केस इसी एक भाषण पे आधारित है, तो आइए इस भाषण को सुनते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ इन तीनों मोदी को चोर कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी गई और फिर केस दर्ज किया गया आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत, जो डिफेमेशन से डील करते हैं। डिफेमेशन शब्द का मतलब बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हो जिससे उस दूसरे इंसान की रेपुटेशन को अफेक्ट या रेपुटेशन को डैमेज पहुंचता है, तो इसे डिफेमेशन कहा जाता है। इंडिया में डिफेमेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सिविल डिफेमेशन और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन। अगर आप किसी के खिलाफ सिविल डिफेमेशन करते हो तो पैसे का फाइन पे करना पड़ सकता है, लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन केस में सजा भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 500 इस पनिशमेंट को डिफाइन करता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 2 years विद और विदाउट अ फाइन, और सेक्शन 499 इस चीज़ को डिफाइन करता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होगी। तो आपको सोचकर लग रहा होगा कि जिन 3 मोदी का नाम भाषण में मेंशन किया था, उन 3 में से किसी एक ने कंप्लेंट फाइल किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही नीरव मोदी ने, ना ही ललित मोदी ने और ना ही नरेंद्र मोदी ने ये कंप्लेंट फाइल किया कि मुझे चोर बुलाया गया। तो किसने कंप्लेंट फाइल करी? ये कंप्लेंट फाइल करी गई बीजेपी एमएलए और फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर पूर्णेश मोदी के द्वारा। जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इसको लेकर काफी मजाक भी बना। सतीश रॉफल गांधी ने कहा पूर्णेश का नाम नहीं लिया, शायद इसीलिए वो बुरा मान गए। लेकिन थोड़ा गहराई से देखोगे तो पूर्णेश मोदी का क्लेम ये है कि राहुल गांधी ने जो कमेंट किया है वो देश की सारी मोदी कम्युनिटी को बदनाम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी ने तो ये कभी कहा ही नहीं। बहुत से इंग्लिश अखबारों ने राहुल गांधी की स्पीच को गलत ट्रांसलेट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, सीएनएन, बिजनेस टुडे, न्यूज़ 18, इन सब ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा ऑल थीव्स आर मोदी, या फिर कुछ ने ट्रांसलेशन किया कि ऑल द थीव्स आर मोदी। लेकिन बीबीसी एक ऐसी न्यूज़ पोर्टल में से था जिसने ट्रांसलेशन को सही किया। सही ट्रांसलेशन थी ऑल थीव्स आर मोदी। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ। इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे है? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। ये नहीं कहा जा रहा है कि सारे चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे होते हैं। यहाँ पर ना ही सारे मोदी की बात करी गई और ना ही सारे चोरों की बात करी गई। बात करी गई डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी की, और जो रिसेंटली घोटाले हुए नीरव मोदी और ललित मोदी को लेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया नोटबंदी के इम्पैक्ट का, जैसे आम जनता पे, छोटे बिजनेसेस पे इसका एक बुरा असर पड़ा और क्रोनी कैपिटलिस्ट को एक बड़ा फायदा मिला। राहुल गांधी के लॉयर किरीट पांडवाला ने ये चीज़ आर्ग्यू करी, कहते हुए कि राहुल गांधी के भाषण में कोई इल इंटेंशन नहीं था। लीगल स्कॉलर गौतम भाटिया ने ट्वीट करके कहा कि ये एक बहुत बड़ी लीगल प्रोपोजिशन है
कि अगर कोई एक स्टेटमेंट अगर जेनरिक क्लास के लोगों को रेफर करती है तो डिफेमेशन केस स्टैंड नहीं कर सकता अनलेस कोई इंडिविजुअल ये ना प्रूव कर सके कि डायरेक्टली उन्हें रेफर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी खड़े होकर ये कहता है कि ये सारे लॉयर चोर होते हैं तो कोई एक रैंडम लॉयर खड़ा होकर इस आदमी के खिलाफ डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉयर प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट बोली गई है एज एन इंडिविजुअल, सारे लॉयर्स को लेकर बोली गई है और ना किसी एक लॉयर को पॉइंट किया गया, तो डिफेमेशन यहाँ स्टैंड नहीं होनी चाहिए। गौतम भाटिया का कहना है कि ये बड़ी अजीब चीज़ है, जो ये कोर्ट के जज है वो इस बेसिक चीज़ से कैसे अनअवेयर हो सकते हैं। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। खुद ही सोचकर देखो आप दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट हर कोई देता है कि इंडियन मीडिया तो बिक चुका है, कि हमारी पुलिस तो हमेशा करप्ट होती है, ये बॉलीवुड वाले लोग एंटी हिंदू होते हैं, कैपिटलिस्ट लोग धरती को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जेनरिक स्टेटमेंट हर किसी के द्वारा बोली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया वाले खड़े होकर केस करने लगे डिफेमेशन का, बॉलीवुड वाले लोग खड़े होकर डिफेमेशन का केस करने लगे, या एज एन इंडियन डिफेमेशन केस कर दे कि किसी ने इंडियन के बारे में कोई जेनरिक स्टेटमेंट बोली है। ऐसा होने लगा तो आधा इंटरनेट खाली हो जाएगा और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 499 में लिखी गई डेफिनेशन भी इस चीज़ को क्लियर करती है कि द इम्पुटेशन कुड बी अबाउट अ पर्सन, अ डिसीज पर्सन, अ कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच, लेकिन इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल। पर इस केस में राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी के खिलाफ पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं कहा। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ पूर्णेश मोदी ने खुद एडमिट भी करी कि राहुल गांधी की स्पीच उनके खिलाफ पर्सनल नहीं था, लेकिन फिर भी सूरत कोर्ट के चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट H.S. वर्मा को लगा कि नहीं, राहुल गांधी को फिर भी कन्विक्ट की जाना चाहिए इस चीज़ में, और अपने 168 पेज के ऑर्डर में उन्होंने सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने भाषण को लिमिट कर सकते थे नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी तक, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली ऐसा स्टेटमेंट दी जो सारे लोगों को हर्ट करती है, जिन सब लोगों का सरनेम मोदी है। इसीलिए ये क्रिमिनल डिफेमेशन है और कोर्ट ने सज़ा सुनाते वक्त मैक्सिमम पनिशमेंट दी। इसके पीछे क्या कारण था? कोर्ट जस्टिफिकेशन देता है कि राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है पब्लिक पर, जिसकी वजह से उनका ये क्राइम की सीरियसनेस भी और बढ़ जाती है। इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें कम पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी, जो कि 2 साल की होती है। कम पनिशमेंट दी तो लोगों तक एक गलत मैसेज पहुंचेगा, ये कहना था कोर्ट का। सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस और इसका आउटकम बहुत ही बिजायर और अजीब रहा है। लीगल प्रोसेस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि डिफेमेशन आज के दिन दुनिया भर में एक जरिया बन गया है लोगों की आवाज़ दबाने का। राहुल गांधी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कोई एकलौता डिफेमेशन केस नहीं था। राहुल गांधी के ऊपर करीब 8-9 ऐसे ही डिफेमेशन केस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मार्च 2014 में जब उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा, और यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि गांधी जी की हत्या के 4 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑर्डर जारी किया था आरएसएस को बैन करने का। ढेरों किताबों में इसका मेंशन किया गया कि नथुराम गोडसे का आरएसएस से क्या कनेक्शन था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन केस किया गया इस चीज़ को लेकर। जून 2018 इन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह डायरेक्टर थे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, और इस बैंक में करीब 750 करोड़ रुपए डिमोनेटाइज करेंसी के कलेक्ट किए गए, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 80% ज़्यादा अमीर बन गई है नोटबंदी के बाद, और इसके रिस्पॉन्स में मिला एक और डिफेमेशन केस। अप्रैल 2019 राहुल गांधी ने इलेक्शन रैली में कहा अमित शाह को एज अ मर्डर अक्यूज बीजेपी चीफ अमित शाह, एक और डिफेमेशन केस। नवंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने बाकी और फ्रीडम फाइटर्स को बिट्रे किया था जब उन्होंने ब्रिटिश के सामने माफ़ी मांगी। रिस्पॉन्स में एक और डिफेमेशन केस। तो बड़ा सवाल राहुल गांधी के सामने उठता है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये कोई राहुल गांधी स्पेसिफिक या कांग्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश भर में डिफेमेशन एक जरिया बनता जा रहा है आवाज़ दबाने का। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसे ही 33 डिफेमेशन केसेस फाइल किए गए हैं।
कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नेता डिसूजा के ऊपर सिविल डिफेमेशन केस फाइल किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। जब इन कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि स्मृति ईरानी की बेटी एक बार चलाती है सिली सोर्स नाम से गोवा में। और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी का कहना है कि वो डिफेमेशन केस फाइल करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इन्हें रामायण कैरेक्टर शूर्णप्रखा के साथ कंपेयर किया था। और तो और दोस्तों, एक समय पर एक आदमी ने इलाहाबाद बैंक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के खिलाफ एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखा जाए तो ये डिफेमेशन रूल को डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये लॉ 1816 में बना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हम पे डाला गया था। जिन्होंने इस लॉ को बनाया था वो लोग भी आज इसे पीछे छोड़ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज भी वही घिसे पीटे लॉ को यूज कर रहे हैं। 2009 में यूके ने सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया था और डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, लेकिन आज के दिन हमारे पास क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ भी है और सेडिशन लॉ भी है। पॉलिटिकल दायरे से बाहर आए तो डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों की आवाज़ को ना दबा दें। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे साल 2018 में अनिल अंबानी ने अहमदाबाद में 28 अलग अलग डिफेमेशन केसेस फाइल किए थे। इसमें से 8 केसेस पॉलिटिशियन के खिलाफ थे जो अपोजिशन पार्टी के थे, लेकिन 20 केस ऐसे थे जो एक्चुअली में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट के खिलाफ थे। जैसे अनिल अंबानी ने डिफेमेशन केस फाइल किया सीनियर जर्नलिस्ट सीमा मुस्तफा के खिलाफ, जो कि सिटीजन की फाउंडिंग एडिटर है, वो भी 7,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस एनडीटीवी के खिलाफ फाइल किया गया और 5,000 रुपए का डिफेमेशन केस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट निकाली कि अनिल अंबानी फ्लोटेड रिलायंस डिफेंस 10 डेज बिफोर मोदी अनाउंस राफेल डील। अगर मीडिया और जर्नलिस्ट के पास इतनी भी आज़ादी नहीं होगी कि वो पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट स्कैम के बारे में बात कर पाए, तो कहाँ से कोई स्कैम सामने आ पाएगा। कोई हैरानी की बात नहीं है दोस्तों कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग अब 150 पोजीशन पर पहुंच चुकी है 2022 में। डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश साल 2015 में करी गई थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने साथ में एक प्री फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, मतलब क्रिमिनल डिफेमेशन को हटा दिया जाए और फिर से सिविल डिफेमेशन का कानून रहे। अगर कोई डिफेमेशन होता है तो फाइन भरना पड़े पैसों का, जेल की सज़ा ना मिले। इसके पीछे कारण यही है कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपोज किया कि ये कहते हुए कि डिफेमेशन की क्रिमिनलिटी बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपहेल्ड किया। अब पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि अगर कोई डिफेमेशन करता है तो वो पैसों का फाइन भरे, लेकिन जेल की धमकी ना हो। दूसरा, सिविल डिफेमेशन के केसेस में भी जब करोड़ों का केसेस फाइल किया जाता है तो ये भी बहुत थ्रेटनिंग हो सकता है। अब कोई जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट कैसे इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड कर पाएगा। इसमें भी लिमिट को कंट्रोल में रखना चाहिए। और तीसरा, ये इंश्योर किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा कि डिफेमेशन को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। और चौथा, मीडिया को कुछ हद तक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए इन केस। ये तो हुआ डिफेमेशन के बारे में। जहाँ तक राहुल गांधी की बात आती है, उन्हें बेल मिली है 10,000 रुपये के बॉन्ड देकर और 30 दिन का समय मिला है अपील फाइल करने के लिए। इस कन्विक्शन के आने से कुछ ही टाइम बाद एक नोटिस इशू किया गया था लोकसभा के सेक्रेटरीट के द्वारा कि राहुल गांधी अब डिस्क्वालीफाइड है इस हाउस से एज ऑफ 23 मार्च। ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 स्पेशली सेक्शन 83 ऑफ द RPAI। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई कन्विक्ट होता है और उन्हें सेंटेंस दिया जाता है मिनिमम 2 साल के लिए, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और ये डिस्क्वालिफिकेशन जेल से रिहा होने के 6 साल बाद तक कंटिन्यू रहेगा। इससे पहले इस कानून में एक सेक्शन होता था सेक्शन 8(4), जिसमें कहा गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन की डेट से सिर्फ 3 महीने बाद ही इफेक्ट में आ सकती है। लेकिन जुलाई 2013 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने इस सेक्शन 8(4) को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन को इस तरीके से डिले कर सकता है। इस साल यूपीए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी करी थी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को नलीफाई करने के लिए। यूपीए सरकार कोशिश कर रही थी कि एक स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन लाया जाए सेक्शन 8(4) का, जिसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया था। कहा जाता है कि यह ऑर्डिनेंस लाई गई थी आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्हें कन्विक्ट किया गया था बॉर्डर स्कैम में।
लेकिन 28 सितंबर 2023 राहुल गांधी ने इस ऑर्डिनेंस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लीट नॉनसेंस कहा था। ये यूपीए की सरकार के लिए काफ़ी एम्ब्रेसिंग था और 2 अक्टूबर को ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ किया था। इसलिए कानून यही बना रहा कि जब भी किसी पॉलिटिशियन को सज़ा मिलेगी इमीडिएटली उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा राहुल गांधी का। आरपी एक्ट सेक्शन 151A देखे तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर अगले इलेक्शन 1 साल या उससे ज़्यादा दूर है तो इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है इस वैकेंसी को फिल करने का उस सीट पर जहां से ये पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़े थे, एक बाई इलेक्शन कराकर। इतने टाइम में ये बाई इलेक्शन बुलाई जा सकती है 6 महीने के अंदर जब से वैकेंसी हुई है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि राहुल गांधी दोबारा स्पीकर के पास जा सकते हैं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स को रिवाइव कर सकते हैं अगर उन्हें एक जुडिशियल ऑर्डर मिल जाए, ये कहते हुए कि उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन ये चीज़ उन्हें जल्दी करनी पड़ेगी, इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन को अनाउंस करे। कांग्रेस ने ऑलरेडी कहा है कि वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे सूरत कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो एक्सपेक्टेड है कि यही नेक्स्ट स्टेप होगा इस पे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार को कैसे एक और लीगल प्रोसेस मिल गया है ऑपोजिशन को ख़त्म करने का। इससे पहले हमें देखने को मिला कि कैसे सरकारें बदली जाती है एमएलए खरीदकर। ऑपोजिशन पॉलिटिशियन को पैसे ऑफर किए जाते हैं करोड़ों में, जिससे कि सत्ता पलटती है और बड़े फेमसली हमारा मीडिया इसे एक ऑपरेशन का नाम देता है, जैसे कि ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ करी जा रही है। दूसरा देखने को मिलता है कि कैसे सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली सिर्फ ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन को टारगेट करने के लिए, यानी पैसे ऑफर करना, धमकी देना, और इन दोनों से भी कुछ नहीं काम बना तो अब डिफेमेशन एक और जरिया बन गया है ऑपोजिशन पार्टी को ख़त्म करने का। इसके ढेरों सबूत अब मौजूद है कि कैसे ये लीगल प्रोसेस सिर्फ एक साइड के लिए काम करता है और दूसरी साइड के लिए बंद हो जाता है। खुशबू सुंदर एक बीजेपी पॉलिटिशियन है जो पहले कांग्रेस में थी। साल 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था, यहाँ मोदी वहाँ मोदी जहाँ देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है, तो बात को ना समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन सूट्स बेटर। ये ट्वीट अब वायरल जा रहा है, लेकिन क्या कोई भी मोदी सरनेम वाला आदमी इनके खिलाफ केस करेगा? ऐसे ही ढेर सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद पंडित नेहरू को डिफेम कर रहे हैं, उनके बारे में बुरी चीजें बोल रहे हैं, या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला या किसी और के खिलाफ कुछ बोला। दूसरी तरह से लोग अगर केस कर देंगे, लेकिन क्या कोर्ट उस केस को आगे बढ़ाएगा? लीगल प्रोसेस सेम न्यूट्रल तरीके से कैरी ऑन होगा उस तरफ? 25 मार्च को राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री के आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं कि अडानी पर सांसद में मेरे अगले भाषण से। सीधा सवाल है, शेल कंपनियों के द्वारा अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी अडानी को। मुड़ाने के खुलासे के बाद भी जनता की रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या अडानी पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।